जय हिंद दोस्तों। हम संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद भाग 1 इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। आगामी परीक्षाओं जैसे कि रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले आप सभी अपने फ्रेंड्स को अपने ग्रुप्स में इसे शेयर कर दें और हम इसी के साथ अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम बात कर रहे हैं संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे भाग 1 अर्थात 1 से 4 तक के आर्टिकल में। ठीक है, तो भाग 1 जो है उसमें भारत के 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज का उल्लेख है। और एक बात जरूर याद रखनी है कि संविधान में कहीं भी हिंदुस्तान शब्द का यूज नहीं हुआ है। संविधान में केवल इंडिया या भारत शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यदि आपसे पूछा जाता है आर्टिकल 1 में क्या है, आर्टिकल 1 में 28 राज्य और 8 यूटीज का उल्लेख है। ठीक है, और भाग 1 में कुल मिलाकर जो बात कही गई है, नए राज्यों का गठन किस प्रकार किया जाएगा, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन किस प्रकार होगा, यही सब बातें कही गई हैं। तो आपको याद रखना है भाग 1 आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है। आर्टिकल 1 में क्या कहा गया है, 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज का उल्लेख किया गया है। हम बात करते हैं उसके बाद भाग 2 की। नागरिकता संबंधी प्रावधान है भाग 2 में, आर्टिकल नंबर 5 से लेके 11 तक। ठीक है, भाग 2 में आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक है। और यह भाग एकमात्र ऐसा भाग है जो संविधान बनने के दिन से ही लागू हो गया था, अर्थात 26 नवंबर 1949 से ही यह क्या हो गया था, लागू हो गया था। ठीक है, भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। चलते हैं आगे। अनुच्छेद 14 की बात करें तो इसमें विधि का शासन अर्थात रूल ऑफ लॉ के बारे में बताया गया है, या फिर विधि के समक्ष समानता हो, कानूनों का समान संरक्षण हो। ठीक है, और विधि का शासन किसने दिया था, डाइसी के द्वारा दिया गया था। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है और अनुच्छेद 18 में क्या बताया गया है, उपाधियों का अंत। ठीक है, अपवाद यहाँ पर सेना और शिक्षा से संबंधित जो उपाधियां हैं वह यहाँ पर नहीं आएंगी। ठीक है, तो आपको याद रखना है भाग 1 में आर्टिकल 1 से 4, आर्टिकल 1 में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज का उल्लेख है। भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधान आर्टिकल 5 से 11, यह भाग 26 नवंबर 1949 से ही लागू हो गया था। अनुच्छेद 14 में विधि का शासन है, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। ठीक है, और आपको पता होगा कि 1954 में पद्म पुरस्कार, भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण इनकी शुरुआत हुई थी और इसी आर्टिकल के कारण कुछ समय के लिए उन्हें बंद कर दिया गया था। लेकिन यहाँ बताया गया कि उपाधियाँ और सम्मान में डिफरेंस होता है, इस तरीके से वापस से यह पुरस्कार दिए जाने लगे थे। चलते हैं हम आगे। हमारा अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 19 और इसके अंतर्गत 19A में क्या कहा गया है, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, चुप रहने का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता, इन सभी के बारे में आर्टिकल 19A में जानकारी दी गई है। विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, आर्टिकल 21 में क्या बताया गया है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, सबसे बड़ा आर्टिकल है। ठीक है, आर्टिकल 21A में शिक्षा का अधिकार है जो कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, आर्टिकल 23 में बेगार प्रथा या मानव अंगों की तस्करी पर रोक से संबंधित बातें कही गई हैं। आर्टिकल 23 में याद रखना मानव अंगों की तस्करी पर रोक से संबंधित उल्लेख है। आर्टिकल 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार अर्थात 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, उद्योगों में काम करने पर रोक के बारे में बताया गया है। ठीक है, आर्टिकल 25 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 25 में व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक, अर्थात व्यक्ति अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन तो कर सकता है लेकिन धर्मांतरण करवाना गलत है। ठीक है, आर्टिकल 27 में धर्म संबंधित कोई भी संस्था हो या कोई भी कार्य हो उस पर टैक्स नहीं लिया जाएगा, इसके बारे में जानकारी ली गई है। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। इसके अनुसार मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सीधे आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और इनके संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। ठीक है, 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी होती हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध।
ठीक है, आपको याद रखना है आर्टिकल 5 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। ठीक है, चलते हैं आगे। हमारा अगला आगे टॉपिक है आर्टिकल 37। इसमें कहा गया है डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जो कि न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होंगे। ठीक है, आपको याद रखना है डीपीएसपी आर्टिकल 36 से 51 तक है। इसके बाद आर्टिकल नंबर 38 जिसमें एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के बारे में उल्लेख किया गया है। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के बारे में आर्टिकल 39A में निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में उल्लेख है, फ्री लीगल एड। ठीक है, चलते हैं आगे। आर्टिकल 39A हो गया हमारा। उसके बाद आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत का गठन, इसके बारे में जानकारी दी गई है। आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि गोवा राज्य से संबंधित है। चलते हैं अगले आर्टिकल पर। आर्टिकल नंबर 47 पोषण का अधिकार, राइट टू न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी दी गई है। आर्टिकल 50 में कार्यपालिका और उसकी शक्तियां तथा न्यायपालिका और उसकी शक्तियां दोनों ही अलग अलग हैं, इन दोनों का पृथक्करण इसके बारे में हमें जानकारी दी गई है आर्टिकल नंबर 50 में। आर्टिकल 51 में भारत की विदेश नीति है अर्थात अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में कहा गया है। इसके बाद हम बात करें आर्टिकल 51A में। आर्टिकल 51A मौलिक कर्तव्य हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। 42वां संविधान संशोधन जिसके द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, और 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, जो कि किससे संबंधित है? 11वां मौलिक कर्तव्य शिक्षा से संबंधित है। एक प्रश्न और पूछा जाता है मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में। ठीक है, आर्टिकल 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 के अनुसार राष्ट्रपति में कार्यपालिका शक्तियां निहित होंगी। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का क्या होगा? निर्वाचक मंडल होगा। आर्टिकल 55 में निर्वाचन की प्रक्रिया एकल संक्रमणीय मत पद्धति से राष्ट्रपति का चुनाव होगा। आर्टिकल 56 में क्या है? कार्यकाल है। आर्टिकल 57 में पुनर्निर्वाचन है, री इलेक्ट कैसे हो सकते हैं। आर्टिकल 58 में उसकी योग्यताएं और अर्हताओं के बारे में जानकारी दी गई है। आर्टिकल 59 में शर्तें हैं। आर्टिकल 60 में शपथ है और आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति से संबंधित महाभियोग है। ठीक है, इम्पीचमेंट है और महाभियोग में कुल बहुमत का 2/3 सीटें चाहिए होती हैं। तो आपको फिर से याद रखना है आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति, आर्टिकल 53 में राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां, 54 में उसका निर्वाचक मंडल, 55 में निर्वाचन की प्रक्रिया, एकल संक्रमणीय मत पद्धति से चुनाव, 56 में कार्यकाल, 57 में पुनर्निर्वाचन, 58 में योग्यताएं अर्हताएं, 59 में शर्तें, 60 में शपथ और 61 में महाभियोग। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि आर्टिकल 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में उल्लेख है जो कि सबसे बड़ा आर्टिकल है। और आर्टिकल 21A में शिक्षा का अधिकार, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले आर्टिकल्स की। आर्टिकल नंबर 63 जिसमें कहा गया है उपराष्ट्रपति होगा भारत का। ठीक है, और यहाँ पर बात करें तो आर्टिकल 71 में क्या गया है? राष्ट्रपति चुनाव में विवाद का निपटारा यदि हो, राष्ट्रपति चुनाव में विवाद का निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। यह आर्टिकल नंबर 71 में कहा गया है। आर्टिकल नंबर 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां हैं। राज्यपाल से 2 अधिक क्षमादान की शक्तियां होती हैं राष्ट्रपति के पास। अब वो 2 अधिक कौन सी होंगी? मृत्युदंड को माफ करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है और मार्शल लॉ समाप्त करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। यह दोनों राज्यपाल के पास अधिकार नहीं होते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है आर्टिकल 52 के अनुसार राष्ट्रपति होगा। ठीक है, आर्टिकल 71 के अनुसार राष्ट्रपति चुनाव में विवाद का निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 72 के अनुसार राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां। आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी, इसके बारे में व्याख्या है। भारत सरकार का यह सबसे बड़ा वकील होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, अर्थात इसके वेतन, कार्यकाल, नियुक्ति यह सभी कौन डिसाइड करता है? राष्ट्रपति करता है। अब जो महान्यायवादी है वो ज्वाइंट सिटिंग अर्थात संयुक्त बैठक में भाग तो ले सकता है लेकिन वोटिंग में भाग नहीं लेता है। ठीक है, तो आर्टिकल 76 में महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल है। इसके बाद हम बात करें आर्टिकल 79 में संसद है। संसद किससे मिलकर बनती है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से।
सरला याद रखना है आपको, सरला, ठीक है। 79 में संसद, फिर 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आर्टिकल 80 में क्या है, राज्यसभा है, 81 में क्या है, लोकसभा है। इसके बाद आर्टिकल 108 संयुक्त बैठक के बारे में यहाँ पर उल्लेख किया गया है, आर्टिकल नंबर 108 में। अब हम बात करें तो संयुक्त बैठक सामान्य विधेयक पर होती है, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती है। तो आपको याद रखना है, ज्वाइंट सिटिंग केवल सामान्य विधेयक पर होती है, धन विधेयक हो या संविधान संशोधन विधेयक हो, उस पर क्या है, संयुक्त बैठक नहीं होती है। अब तक 3 बार ज्वाइंट सिटिंग हो चुकी है। राष्ट्रपति ज्वाइंट सिटिंग को बुलाता है, संयुक्त बैठक को बुलाता है, और हेड कौन होता है ज्वाइंट सिटिंग का, लोकसभा का स्पीकर होता है। अब इस संयुक्त बैठक में लोकसभा का वर्चस्व राज्यसभा से थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। चलते हैं अगले आर्टिकल्स पर। हम बात करें यहाँ पर एक बात कही गई थी, कौन कौन से ऐसे पद हैं भारतीय संविधान के अनुसार जो लाभ के पद नहीं है, जिनके बारे में व्याख्या बहुत कम की गई है, ठीक है। कौन कौन से पद लाभ के पद नहीं होते हैं, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, यह लाभ के पद नहीं होते हैं। अनुसूची 3 में किनकी शपथ का उल्लेख नहीं है, तो इन्हीं की शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं है, ठीक है। भारत के पहले न्यायवादी कौन थे, शीतलवाड़ थे, और भारत के वर्तमान में महान्यायवादी कौन है, के वेणुगोपाल है। महान्यायवादी से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, आर्टिकल नंबर 76 है, ठीक है। चलते हैं हम आगे। आर्टिकल नंबर 108 में ज्वाइंट सिटिंग थी। आर्टिकल नंबर 110 में क्या कहा गया है, आर्टिकल नंबर 110 में धन विधेयक मनी बिल के बारे में व्याख्या है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह कौन कंफर्म करता है, लोकसभा का स्पीकर। और सबसे पहले धन विधेयक कहाँ पारित होता है, लोकसभा में ही पेश होता है, ठीक है। आर्टिकल 110 में धन विधेयक है। आर्टिकल 112 में क्या है, बजट, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं, बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम बजट के नाम से जानते हैं। बजट कैसा है, एक धन विधेयक है, और बजट कब आता है, 1 फरवरी को। राष्ट्रपति के बिहाफ पर वित्त मंत्री पेश करता है, पहले लोकसभा के अंदर पेश होता है। जो धन विधेयक हों या जो बजट होंगे सबसे पहले कहाँ पेश होते हैं, लोकसभा में पेश होते हैं। आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश है, ठीक है। राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल्स की चर्चा करें तो 52 के अनुसार राष्ट्रपति होगा, ठीक है। उसके बाद अपन ने देखा था 71 के अनुसार राष्ट्रपति चुनाव में विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। 72 में उसकी क्षमादान की शक्तियां थीं। 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश है। अध्यादेश सामान्य विधेयक की तरह ही होता है लेकिन अस्थायी होता है, ठीक है। आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट से संबंधित सभी जानकारियां हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों का कार्यकाल, नियुक्ति, शपथ, वेतन, इन सभी के बारे में जानकारी है आर्टिकल 124 में। आर्टिकल 129 में सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय की तरह होगा, ऐसा कहा गया है, अर्थात उसके डिसीजंस को स्टोर करके संरक्षित करके रखा जाएगा, जिसे आगे वाले डिसीजंस में हम यूज कर सकते हैं, ऐसा कहा गया है, ठीक है। आर्टिकल 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश, 124 में सुप्रीम कोर्ट की जानकारी, आर्टिकल 129 में सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, ठीक है। आर्टिकल 143 में राष्ट्रपति कभी भी किसी भी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, ठीक है। आर्टिकल 148 में भारत का क्या होगा, एक कैग होगा, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, CAG, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं। भारत के पहले CAG कौन थे, B नरहरि राव थे, और भारत के वर्तमान कैग कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। इसका कार्यकाल आप जानते होंगे 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। और नियुक्ति कौन करता है, कैग की, राष्ट्रपति करता है। तो आपको याद रखना है, आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी था। आर्टिकल नंबर 148 में कौन है, कैग है, ठीक है। लेकिन एक और इसी से मिलता जुलता होता है CGA अर्थात कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। भारत में CGA का कहीं उल्लेख नहीं है भारत के संविधान में, ठीक है। CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, CGA का उल्लेख भारत के संविधान में नहीं है। और वर्तमान में जो CGA है वह कौन है, सोनाली सिंह भारत की CGA है, ठीक है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स हैं। इसके बाद हम बात करें आर्टिकल नंबर 153, इसमें राज्यपाल के बारे में कहा गया है। भारत का एक राज्यपाल हो, मतलब हर राज्य का एक राज्यपाल होगा, आर्टिकल 153 में। आर्टिकल 161 में कहा गया है राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां, आर्टिकल 72, राज्यपाल की समाधान की शक्तियां,
आर्टिकल 161, आर्टिकल 164 में मुख्यमंत्री के बारे में जानकारी दी गई है। आर्टिकल 165 में क्या है, एडवोकेट जनरल है, अर्थात राज्य का सबसे बड़ा वकील है। आपको याद रखना है आर्टिकल 76 के अनुसार अटॉर्नी जनरल वो भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील था। आर्टिकल 165 के अनुसार एडवोकेट जनरल यह क्या है, राज्य का सबसे बड़ा वकील है। और जिस प्रकार अटॉर्नी जनरल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता था, इसी प्रकार एडवोकेट जनरल राज्यपाल के प्रति प्रसाद पर्यंत होगा। ठीक है, अटॉर्नी जनरल को कैपिटल एजी से दर्शाते हैं आर्टिकल 76 और स्मॉल एजी से हम दर्शाते हैं एडवोकेट जनरल को आर्टिकल 165 में है। ठीक है, आर्टिकल 213 में क्या कहा गया है, तो आर्टिकल नंबर 213 में राज्यपाल का अध्यादेश है। तो राज्यपाल से संबंधित आर्टिकल हमने देखे। आर्टिकल 153 में राज्यपाल के बारे में है, 161 में उसकी क्षमादान की शक्तियां हैं, 213 में उसका अध्यादेश है। ठीक है, आर्टिकल 214 में हाई कोर्ट से संबंधित उल्लेख है, अर्थात हाई कोर्ट के जज, उनकी सैलरी, शपथ, नियुक्ति, इस तरीके से। ठीक है, आर्टिकल 215 में हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। आर्टिकल 129 में सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। आर्टिकल 215 में हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। ठीक है, हम चलते हैं आगे। आर्टिकल 119 के बारे में हमने जानकारी ले ली थी। आर्टिकल 239 AA जो कि दिल्ली से संबंधित है,